गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोडार कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहां पर हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सिस्टम की एक आखिरी क्लास के साथ यहां पर हाजिर हैं। और इस क्लास को हम यहां पढ़ेंगे और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कुछ बचे हुए थे, जिस टाइप के बच गए थे, उन सभी प्रश्नों को यहां पर ले लिया गया है। तो ये सारे प्रश्न यहां पर हम करने वाले हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद अगली वीडियोस आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। तो कई लोगों ने प्ले स्टोर से लिंक को लेकर के या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं। जो लोग पीछे रह गए हैं वो लोग भी कर लीजिए। और देखिए, आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है मेरे पास, मैंने एक दूसरे वीडियो में भी जिक्र किया है उसका। तो ऑफ़र आपके लिए क्या है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर, क्योंकि बहुत बड़ा डिमांड मैंने नहीं किया, जिसके लिए डिज़ायर कर सकता हूँ वही मैंने किया है। तो देखिए, यहाँ पर 2000 सब्सक्राइबर के लिए मैंने बोला है, अगर 2000 सब्सक्राइबर अगर मिल जाते हैं इसी मंथ में, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, डिजर्विंग है ये, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2000 अगर सब्सक्राइबर और नहीं मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम तो अपने तरीके से चल ही रहे हैं। अगर 2000 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं इसी महीने में, तो आप लोग जितने भी लोग हैं, देखिए कोर्स अब जब इस क्लास के बाद आपको अगली क्लास मिलना बंद हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग और भी कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो आप लोग कोर्स को खरीद लीजिए। अगर 2000 सब्सक्राइबर आप लोगों की मदद से, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही हो सकते हैं, आपके मिलने वालों को अगर आप शेयर करेंगे, वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। अगर 2000 सब्सक्राइबर होते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों की जो पढ़ने का जो तरीका है, मॉक टेस्ट का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। मेथड के अब तक हमने मॉक टेस्ट लिया भी नहीं है, तो हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लगभग डेली मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा और कम से कम एक हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट तो मैं डेफिनेट लूँगा आपसे। जो भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के 4 से 5 मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो अगर ऑफ़र क्या था मेरे पास, जो मैंने आपको बोला, अगर 2000 सब्सक्राइबर होते हैं तो जितने लोग भी स्टोर से परचेज कर चुके होंगे, सभी लोगों की अकाउंट डिटेल लेकर के मैं सारे लोगों का जितना भी पेमेंट मेरे अकाउंट में आया है वो मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो रिफ़ंड कब होगा? जब 2000 सब्सक्राइबर होंगे। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, 10 से 12 दिन है अभी, और 10 से 12 दिन में अगर आप लोगों ने इस संख्या को इंक्रीज़ करा दिया, आपने 2000 तक पहुंचा दिया, तो आपको ये तोहफ़ा 100% जितने लोग भी आ चुके होंगे उनको मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिसने भी कोर्स खरीदा है उसी को तो मिलेगा, तो हमारा क्या फ़ायदा भाई? अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो सीधी सी बात है, आपको भी ये होगा जब मैं उनका पेमेंट वापस करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर दूंगा, तो आपको सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिलेंगी। और लेकिन आप अगर अपनी जो पढ़ाई है उसको अगर आप रेगुलर रखना चाहते हैं, आप उसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कोर्स को खरीद लीजिए। और अगर 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस करते हैं तो आपको पेमेंट डेफिनेट रिटर्न हो जाएगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम इस क्लास को कर रहे हैं और इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ऐसी क्लास है जिसको मैं कितना भी लंबा करूँ ये ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हमें कुछ नया भी पढ़ना है, नया भी सीखना है। इस चैप्टर को हम सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कई चैप्टर्स में इसके सवाल आते रहते हैं, उनको हम करते रहेंगे। चलिए ठीक है, पहला सवाल लगाते हैं यहाँ पर। और देखिए, जो भी चैनल पर नया हो, तो आप में से अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आपको टाइम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर हमने रखा है, इसमें कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं कि सिर और पैर वाला जो सवाल होता है, ये प्रश्न हमसे नहीं बनता। और अगर आपसे ये प्रश्न नहीं बनता है तो बस अगले 1 मिनट के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए इस प्रश्न को समझ लेंगे, आपसे प्रश्न हमेशा बनेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें समझना है, एक तालाब के किनारे कुछ बकरी तथा कुछ तोते हैं। इसमें हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 2 टांगें होती हैं। हालांकि सिर सभी का एक होता है, वही हमारी यहाँ पर संख्या भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें मतलब है कि 30 सिर दिए हुए हैं और पैर कितने दिए हैं, 110 दिए हैं, ठीक है। ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से ना भी करें तो भी इसका बहुत आसान मेथड है। देखिए, उन्होंने पूछा क्या है कि कुल बकरियां कितनी हैं,
बकरियां कितनी है यहां पर ये पूछा गया है। और देखिए जब भी हम, आपको मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ बकरी के लिए, यानी कि 4 टांग वाले के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। तो देखिए 4 टांग वाला जो भी होगा, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गधा हो, घोड़ा हो, जो भी हो, अगर 4 टांग वाला है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यहां पर रहेगा वो रहेगा पैर बटे 2 माइनस सिर। क्या रहेगा? पैर बटे 2 माइनस सिर। तो ये 4 टांग वाले के लिए हो गया, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर 2 टांग वाले की बात कर लेंगे। पैर कितने हैं यहां पर? 110, बटे में क्या आ जाएगा? 2, और सिर कितने हैं यहां पर? 30, तो यहां पे आ जाएगा 30। तो इस तरह से इसको हम काट लेंगे। 55 माइनस 30 बराबर क्या बच जाएगा? 25। तो ये तो हो गई भाई बकरी की संख्या। किसकी संख्या हुई? बकरी की संख्या हो गई ये। तो हमारा आंसर यहां से हमें मिल चुका है। लेकिन अगर यहां पर तोता पूछ लिया जाता तो क्या करेंगे? देखिए अगर तोता पूछा जाए तो यहां पर एक फॉर्मूला दूसरा है जिसमें हम 2 टांग वाले के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो गया कि 2 टांग वाला कौन सा है और 4 टांग वाला कौन सा है, तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने ये सोचा है कि वो फॉर्मूला आपको मैं नहीं बताऊंगा, किसी कीमत पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप गलत कर सकते हो। लेकिन हमें तो जवाब से मतलब है। अगर देखिए उसमें भी हम इतना काम तो करेंगे ना, कम से कम इतना काम करेंगे। और जब हमने इतना काम कर ही लिया है तो हमें पता है ना कि टोटल 30 सिर हैं। उन 30 में से अगर 25 4 टांग वाले हैं तो 5 कैसे होंगे? 2 टांग वाले होंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो हम इससे कर सकते हैं। हमें पता है ना कि 30 सिर है टोटल, और 30 सिर है मतलब टोटल लोग 30 हैं, और 30 में से 25 किसके सिर हो गए? बकरियों के हो गए। तो फिर 5 सिर किसके बच गए? वो तोते के बच गए। तो हमें नई चीज यहां पर सीखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर सकते हो। यहां पर नोट करने वाली भी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही समझ लो इसको कि पैर बटे 2 माइनस सिर लगा देना, 4 टांग वाले की संख्या अपने आप ही निकल के आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला सवाल लेते हैं, कौन सा है? देखिए कितने कौवे हैं, ये देखिए यहां पर 2 टांग वाले पूछ लिए। एक मैदान में कुछ गाय तथा कुछ संख्या में कौवे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 50 और पैरों की संख्या 150 हो तो मैदान में कुल कितने कौवे हैं? ठीक है। इसके लिए भी देखिए 4 टांग वाले के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है? 4 टांग वाले का। तो 4 टांग वाले के लिए हम क्या करेंगे? पैर बटे 2 माइनस सिर। पैर बटे 2 माइनस सिर करेंगे। अभी अभी सीखा था हमने, 2 से काटेंगे 75, 75 से 50 गया तो क्या बचेगा? 25। अब देखिए 25 हो गए यहां पर गाय, ठीक है। गाय की बात कर रहे हैं ना, 4 टांग वाले की बात कर रहे हैं। तो अब पूछा है कौवे कितने हैं, तो हमें देखिए सिंपल सा पता है कि 50 टोटल सिर हैं, उनमें से 25 कौन है? 4 टांग वाले हैं। तो फिर 2 टांग वाले कितने हुए? ये भी 25 हुए। 50 में से 25 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहां से 25, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया ये सवाल? एकदम आसान सा सवाल था। अब इस पे एक अगला ऐसा सवाल देख लेते हैं जिस सवाल में सिर और पैरों की संख्या न दे करके उनका एक रिलेशन दे रखा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है? भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। ना तो आपको सिर पता, ना आपको पैर पता, ठीक है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? अब देखिए इस सवाल को हम अगर ऑप्शन से लगाने की कोशिश करें तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको मैं इसका एक अच्छा सा मेथड बताता हूं जिस मेथड से अगर सवाल कुछ बदल के भी आएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न होगा। शुरुआत की लाइन आपको लगेगा कि टफ हो रहा है, लेकिन वही लाइन आपको फिर से लगेगा कि एकदम सिंपल हो गया, आसान हो गया, आप सभी को समझ आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, देखिए ये रही भैंस, भैंस को हम क्या बोलेंगे? चलिए एक्स बोल देते हैं। यहां पे लिख लिया हमने एक्स, और ये हो गया वाई। ये है भैंस और ये है बत्तख, ठीक है। तो इनके सिर कितने होंगे? सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई होंगे। जितनी भैंसों, मतलब भैंसों, ठीक है, हाँ भैंस है, तो जितनी भैंस होंगी उतने ही सिर होंगे, जितनी बत्तख होंगी उतने ही सिर होंगे। तो ये हो गए सिरों की संख्या। अब क्या बोला है? सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक। देखिए सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है बराबर कौन? पैर। और पैर कितने होंगे? ये है भैंस, इसके होंगे 4 पैर।
जितनी भी भैंसें होंगी हर एक के 4 पैर होंगे, जितने भी बत्तख होंगे सबके 2 पैर होंगे। ठीक है, ये पैर हो गए। ठीक है, पैरों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, भैंस है जितनी भी संख्या है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, बत्तख के 2 होंगे। तो अब देखिए इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहां पे आएगा 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर, देखिए यहां से 4x प्लस 2y। अब देखिए 2y से 2y चला गया, हो गया एकदम आसान। क्या रह गया आपके पास, x रह गया, और आप x किसको कह रहे हैं, भैंस को, और भैंस की संख्या निकल आएगी। तो ये 2x ये 4x, तो ये वाला 2x 4x की तरफ, देखिए ज्यादा वाले की तरफ जाएगा, ये 4x है, ये 2x, 2x को उधर ले चलेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि ये वाला 2x जाके माइनस हो जाएगा, 4x से 2x गया तो 2x बचेगा, यहां बच जाएगा आपका 24 का 24, और इससे काट डालेंगे इसको तो क्या आएगा 12। तो यहां पर भैंसों की जो संख्या है समूह में कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो भी आप मान लीजिए आप 12 से चेक करोगे इसको। ठीक है, आपने 12 चेक किया, 12 क्या है, भैंसे हैं। ठीक है, प्लस x कुछ तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 12 प्लस x हो जाएगा इंटू 2 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 12 चौका 48 प्लस 2x। यहां पर हमने x किसको मान लिया है, x हमने यहां पर बत्तख को माना है। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शन से, मैंने इसलिए पहला मेथड बताया था क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि ऑप्शन से आप डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि आपके पास लगाने के लिए कोई लॉजिक है ही नहीं पूरे सवाल में। जो भी दिया एक थ्योरी दे रखी है, कोई संख्या नहीं दी है जिसको आप सिद्ध कर दो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसी कंडीशन में। अब देखिए इससे करेंगे तो 24 प्लस 2x प्लस 24 बराबर 48 प्लस 2x। तो देखिए 2x से 2x काटने के बाद 48 बराबर 48 जब सिद्ध हो गया, इसका मतलब है दोनों ही इक्वेशन इक्वल हो गई। इसका मतलब हमने 12 वाला जो आंसर था वो सही लिया था। अब ये समझ लो कि आपका यही मेथड ओवरऑल सही है, क्योंकि जब आप ऑप्शन से करेंगे तो ये काम आपको 4 बार या 3 बार कम से कम करना पड़ेगा, तब आप आंसर फाइंड कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ही आपको एक बार में आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला सवाल लगाइए। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में उनके मालिक, कुछ संख्या में घोड़े हैं, मान लीजिए 20 घोड़े होंगे, 10 घोड़े होंगे, तो उतनी ही संख्या में उनके मालिक भी हैं और कहीं पर जा रहे हैं। इनमें से आधे मालिक क्या करते हैं, अपने घोड़े की पीठ पर बैठ जाते हैं, जबकि शेष जो घोड़े हैं, शेष लोग हैं, जबकि शेष क्या करते हैं, अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। मतलब हुआ जितने भी घोड़े हैं उन घोड़ों में से आधे घोड़े अपने मालिक को अपनी पीठ पर बिठाल के लेके जा रहे हैं और आधे मालिक जो है उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर जमीन पर जितनी टांगे दिखाई दे रही हैं उन टांगों की संख्या 90 है, तो बताओ भाई घोड़े कितने हैं। टांगे कितनी दिख रही हैं, 90। लेकिन अब आपको सोचना यह पड़ेगा कि इन 90 टांगों में देखिए घोड़ों की तो सबकी टांगे दिखाई दे रही हो, एक भी घोड़ा मालिक की पीठ पे तो बैठा नहीं होगा, एक एक घोड़े की पीठ जो टांगे हैं आपको दिख रही होंगी। इन 90 में हर घोड़े की टांगे यहां पर होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए जो मालिक हैं उन मालिकों में आधे मालिक ऐसे रहेंगे जिन लोगों की टांगे नीचे दिख रही होंगी और आधे मालिकों की टांगे जमीन पर नहीं दिख रही होंगी। देखिए बोल रखा है जमीन पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि लटकी हुई टांगे दिख रही हैं, हम उनको काउंट कर लिया, जमीन पर दिख रही हैं, यानी कि नीचे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मान लो x घोड़े हैं, अगर x घोड़े हैं तो 4x टांगे दिखाई दे रही होंगी, अगर x घोड़े हैं तो 4x टांगे दिख रही होंगी, और अगर x घोड़ों की 4x टांगे दिख रही होंगी तो फिर आदमी कितने बचे, आदमी कितने बचे, आदमी भी तो x ही होंगे। ध्यान दीजिए इधर, अगर x घोड़े हैं और x आदमी है, x घोड़े x आदमी, क्योंकि बराबर है, सबसे पहले क्या रखा है कि जितने घोड़े उतने ही आदमी कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x घोड़े हो गए, x आदमी, अब घोड़ों की टांगे 4x और जितने आदमी हैं उनके आधे ही आदमी तो जमीन पर दिखाई दे रहे होंगे और उन आदमियों की 2-2 टांगे।
ठीक है ना, क्योंकि आधे घोड़े जो हैं, सॉरी आधे जो आदमी है वो तो उसकी पीठ पर बैठे हुए हैं, उनसे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो अगर टोटल आदमी x हैं, उनके आधे लोग हमें जमीन पे दिख रहे होंगे और इतने लोगों की 2-2 टांगे दिख रही होंगी, मतलब x टांगे हमें दिखाई दे रही होंगी। तो कहने का मतलब हो गया 5x बराबर हम टोटल लगा सकते हैं 90 टांगों के। तो 5x बराबर अगर 90 हो गया तो x बराबर सिंपल सा क्या निकल आएगा, 18 निकल आएगा। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल था, बेहतरीन। ठीक है, ये देखिए ये सारे प्रश्न आपने कर लिए। ये मतलब जो यहां पर रखे गए थे वो आदमी और पुरुष क्या नाम है, घोड़े या फिर 4 टांग और 2 टांग वाले थे, उनको हमने यहां पर कर लिया। इसके बाद देखिए आगे के सवाल देखते हैं। 1-2 अंकों की संख्या, 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, और देखिए बहस संख्या पूछी गई है, ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाते हैं। 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखिए इसमें भी 9, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, देखिए सारे आंसर्स में क्या है, आपको 9 दिखाई दे रहा है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का दुगना है। कौन सी संख्या का 9 गुना है, एक ऑप्शन से ही हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे 18 हो गया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक संख्या ये हो गई। अब इस संख्या का जो 9 गुना होगा, पहला आंसर हमने लिया 18 निम्बा कितना हुआ, 162। तो हमें देखना है क्या ये जो 162 है, मतलब उस संख्या का जो 9 गुना है, कहने का मतलब 162 है, वो इस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इस संख्या के अंकों को पलटने पर क्या संख्या बनेगी, 81 का दुगना है। देखिए एक बार में ही हमने पहला आंसर उठाया और वो सही आ गया। क्या किया हमने, दोबारा समझ लीजिए। एक संख्या उठाई, उसने कहा इस संख्या के, क्योंकि सबसे पहली जो बात दी थी वो ये थी कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये तो चारों ही सवालों में लग रहा है, चारों ही ऑप्शन में लग रहा है। मतलब ये हुआ हम कोई सा आंसर चेक कर लें, सारे आंसर अभी तक तो ठीक है। अब आगे है कि इस संख्या का 9 गुना जो है, वो इस संख्या का जो 9 गुना 162 आ रहा है, वो इस संख्या को अंक को पलटने पर बनी संख्या का दुगना है। तो देखिए 18 को अगर हम पलट देंगे तो 81 बनेगा, और इसका जो 9 गुना है वो इस 81 का कितना है, दुगना है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया सवाल था, हरियाणा में आया हुआ सवाल था। देखिए आए हुए तो सारे ही सवाल है, लगभग हर सवाल इसमें आया हुआ और अच्छा सवाल है, लेकिन यहां पर बाई चांस इस पे लिख दिया, हर एक पे नहीं लिखा है। प्रश्नों को तो अच्छे से अच्छे ही रखने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 है, और प्रश्न क्या है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ था। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या और इसके अंकों का योग, और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है आपको 2-2 संख्याएं फाइंड करनी है। एक तो 6 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी, तो देखिए सबसे छोटी 4 अंकों की कौन सी होती है, 1000, और 1000 के करीब में जो 6 से कटने वाली संख्या है हमें वो फाइंड करनी है। साथ ही साथ हमें यह भी निकालना है कि 5 अंकों की जो संख्या है सबसे छोटी, देखिए 5 अंकों की संख्या ये होगी सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या जो कि 11 से कटेगी, तो ऐसी संख्या भी निकालनी है। और इन दोनों को निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसके अंकों का योग करना है, फिर उनका गुणा करना है। तो सवाल देखिए बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और इस चैप्टर में आप इसको कर रहे हैं, आपने लासा मासा पढ़ लिया होता तो लासा मासा में इस तरह के बहुत सारे सवाल आप कर चुके होते, बहुत ही ईजी आपको समझ में आ जाता, बहुत अच्छा लगता। फिलहाल समझ लेते हैं इसको। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 4 बचेगा, 6 छंग 36 हो गया, फिर 4 आएगा, 6 छंग 36 हो गया। तो यहां से देखिए कितना बच रहा है, 4। कहने का मतलब ये हुआ 1000 जो दिया है, 1000 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। 1000 क्या है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। अब शेष यहां पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो देखिए शेष जब बचता है तो हमेशा तब बचता है जब फालतू होता है, जब कुछ ना कुछ फालतू होता है तभी शेष बचता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहां से 6 घटा देते हैं तो संख्या 6 से कट जाएगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, अगर यहां से हमने 4 घटा दिया तो ये संख्या 3 अंकों में आ जाएगी।
ठीक है, 1000 है, अगर 4 भी घटा दिया 996 हो जाएगी। ये संख्या 4 अंकों में हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी। और देखिए, जब संख्या छोटी से छोटी है, जब संख्या कैसी है? छोटी से छोटी संख्या है, तो छोटी से छोटी संख्या में हम क्या करेंगे? घटाएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से ही छोटी है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाते हैं, छोटी से छोटी संख्या में हमेशा जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, 4 को मत जोड़ देना, 4 नहीं जोड़ा जाएगा। जोड़ा क्या जाएगा ये भी समझ लेते हैं, और बहुत आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, हम ये देखेंगे कि 6 से कटने वाली चाहिए ना, तो 4 तो है भाई, कितना और जोड़ दें? 2 और जोड़ दें, 6 से फिर कट जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी वो जो संख्या बनी, 1000 में 2 जोड़ने पर क्या बनेगी? 1002 बनेगी। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली संख्या, जो कि 5 अंकों की छोटी से छोटी है, और वो किससे कटेगी? 11 से कटेगी। चलिए 11 से काटते हैं। 11 निम्न 99 हुआ, 1 बचेगा, 1 जीरो आ गया, 1 जीरो दे करके फिर से 1 जीरो उतार लिया, क्योंकि 2 बार जीरो नहीं दे सकते, या फिर 10 में भाग नहीं जाने का। तो 11 निम्न 99 हो गया, फिर से बचा 1। अब देखिए, इस संख्या को डिवाइड करने पर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अगर 1 बच रहा है तो हम क्या करना पड़ेगा हमें? क्योंकि छोटी से छोटी निकालनी है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस 1 में अभी और कितना जोड़ें। 1 में अभी और कितना जोड़ें कि 11 से कट जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10,000 में जब 10 जोड़ेंगे तो 10,010 आएगा। कितना आएगा? 10,010। ठीक है, हमने वो संख्याएं तो निकाल ली। फिर क्या कहा गया है? इसका भी योग करिए। इसका योग क्या आएगा? 3। इसका भी योग करिए, क्या आएगा? 2। सबको जोड़ दीजिए अंकों को, यही तो कहा है ना, संख्या के योग का। अब इन दोनों का जब योग निकाल लिया है तो फिर इनका गुणा कर दो, और ये होगा आपका आंसर 6। ठीक है, सवाल में चीजें कही थी, संख्याएं निकालनी थी आपको, 4 अंक की, 5 अंक की संख्या निकालनी थी। उसके बाद आपको क्या करना था? उनके अंकों का योग करना था, फिर उनका गुणा भी करना था। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होती है ऐसे सवालों में। लेकिन आपने समझ लिया होगा, सारा कुछ समझा दिया अच्छे से। चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, अगला सवाल है यहां पर, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग चल रही है। यहां पर क्या हो रहा है? 4 अंक मिलेंगे अगर वो सही करेगा एक विद्यार्थी को, हाँ ठीक है, 4 अंक मिलेंगे अगर वो सही करेगा, लेकिन 2 अंक काट लिए जाएंगे अगर उसने गलत कर दिया। ठीक है, तो देखिए मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, इसका हम ऑप्शन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन चाहे तो आप एक डिटेल वाला मेथड भी समझ लीजिए, डिटेल वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है। ऑप्शन वाले भी अच्छे होते हैं खैर, लेकिन दोनों ही चीजें समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इससे। देखिए क्या करना है हमें, आगे उन्होंने क्या बोला है कि सभी 75 प्रश्नों के हल किए, 75 प्रश्नों के जवाब दे दिए, लेकिन अगर 75 प्रश्नों के जवाब दिए जाएं तो नंबर, अगर मान लो 75 के 75 प्रश्न सही हो जाएं तो नंबर कितने मिलेंगे? हर एक के 4-4 मिलेंगे, हर एक के 4-4 मिलेंगे, 300 नंबर मिलेंगे। लेकिन नंबर कितने मिलते हैं भाई उसको, छात्र को? उस छात्र को मिलते हैं 150 नंबर। मतलब कुछ ना कुछ सवाल उसने गलत भी कर दिए, नेगेटिव में चले गए। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 क्या 3 भी तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड में आपको सबसे पहले बताता हूं, बताइएगा कैसा लगा आपको। तो देखें, हम क्या करेंगे, हम ये मान लें कि 75 प्रश्न हल किए, और सपोज कीजिए कि हर प्रश्न को अगर उसने सही किया होता तो हम उसे कितने नंबर देंगे? हम उसे कितने नंबर देंगे? 75 का 4 गुना 300 नंबर। ठीक है, तो 300 नंबर भाई उसको हमने दे दिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, जैसे हमने पेपर चेक करना शुरू किया, कॉपी चेक करनी शुरू की, 300 नंबर पहले लिख दिए। अब हमने देखा भाई, देखते हैं कितने प्रश्न इसने सही करे हैं या कितने गलत करे हैं। तो पता चला कि इसने कुछ प्रश्न गलत कर दिए, मान लीजिए x प्रश्न गलत कर दिए। तो अब x प्रश्नों के कितने नंबर काट लें? हर प्रश्न का कितना नंबर काटेंगे? 6 नंबर काटेंगे। क्यों काटेंगे? देखिए मेथड है, 2 वाला भी मेथड होता है, 4 वाला भी होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये एक लाइन में आएगा। ठीक है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर हम देखें, करने का जो तरीका होता है उस तरीके में ये सबसे आसान है। हमने माना कि x क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, अभी हमने क्या किया था, हर क्वेश्चन के 4 नंबर दे दिए, तो पहले तो वो वाले 4 नंबर हमें वापस लेने पड़ेंगे उससे, क्योंकि हमने दे दिए। अब उसने जो गलत किए हैं तो हर प्रश्न के 2 नंबर वापस लेने पड़ेंगे। तो जितने भी गलत किए हैं,
पूर्णांक में से, टोटल में से हमें वो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से इतना माइनस करने के बाद नंबर कितने बचेंगे, 150 नंबर इसको फिर भी मिल जाते हैं। ठीक है, बस आंसर यहां से क्या निकलेगा, यहां से x का मान निकलेगा, और x का मतलब है कितने प्रश्न उसने गलत किए। ठीक है, कितने प्रश्न गलत किए। तो देखिए 6x इधर आ जाएगा, ये 300 300 से 150 गया तो क्या बचेगा 150, x का मान हो गया 25। कहने का मतलब 75 में से 25 प्रश्न उसने गलत किए थे, तो फिर सही कितने किए, 50 प्रश्न सही कर दिए। आप इस सवाल को ऐसे कर लो, या फिर मैं एक दूसरा मेथड यहीं पे बता देता हूं। अगर हम इस ऑप्शन को लेकर के चलते तो क्या होता, देखिए 50 प्रश्न हल किए तो हर एक के नंबर मिलेंगे उसको कितने, 50 प्रश्न अगर सही किए हैं तो हर एक के प्रश्न मिलेंगे 4, नंबर 4 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 200। अब अगर 50 सही कर दिए हैं तो फिर 75 में से अगर 50 सही किए तो फिर 25 गलत भी किए होंगे, उन 25 के नंबर कितने कटेंगे 50। तो इस तरह से इसको नंबर मिलेंगे 150, और अगर 150 मिल रहे हैं तो समझ लो ये सही है। अगर यहां पर 150 के अलावा कुछ और आता तो हम किसी और ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए जब हम सही वाला ऑप्शन चेक कर रहे होते हैं तो थोड़ा आसान तो लगता है, लेकिन ये सोचिए कि वही काम हमें कम से कम 3 ऑप्शंस में करना है, कम से कम 3 ऑप्शंस में करना है, तो फिर थोड़ा समय लग जाता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये मेथड बुरा नहीं है। ठीक है, एकदम ठीक है, समय नहीं लगेगा इसमें। और हो सकता है आपसे वो सिर्फ यही पूछे कि उसने कितने प्रश्न गलत किए, तो आपका यहीं पे आंसर आ गया था, यहीं पे आंसर था आपका। ठीक है ना, आपने जहां देखा 150/6 मतलब 25 को आप आंसर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से लगा सकते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लगातार करने हैं, इसी क्लास में खत्म भी करने हैं सारे सवाल, 21-22 सवाल है इसमें। 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, 3 संख्याओं के बीच में पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से दोगुनी है। ये देखिए कोई 3 संख्याएं होंगी। अब ये कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है, अगर दूसरी x है तो इसकी ये दुगनी है यानी कि 2x है, और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब वो इसके लिए कह रहा है, पहली संख्या को कह रहा है कि वो दूसरी की तो दुगनी है लेकिन तीसरी वाली की तिगुनी है, तो आपको एक ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो किसी की दुगनी भी हो और ये किसी की तिगुनी भी हो। ठीक है, तो क्या मान लेंगे 6x। तो ये दुगनी किसकी है, इसकी दुगनी है, और तिगुनी किसकी है, इसकी तिगुनी है। अब बात समझ लीजिए, अगर ये बात आपने समझ ली तो आपका ये सवाल हो जाएगा। हमने क्या करा, एक ऐसी संख्या मानी जो किसी की दुगनी भी हो जाए और किसी की तिगुनी भी हो जाए। जरूरी नहीं है 6x माने, आप इसे 12 भी मान सकते हो, और भी कुछ अगर मान सकते हो वो भी आप मान लो। और अगर मान लीजिए आपने सिर्फ x माना तो भी आप कैलकुलेट करने के बाद यहीं पर फिर आ जाएंगे। देखिए अगर आपने इसे x माना तो आप कहेंगे इसकी ये दुगनी है तो इसकी ये वाली कौन सी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और इस वाले की अगर ये तिहाई है, इस वाली की अगर ये 3 गुनी है तो इसकी ये तिहाई हो जाएगी, तो x/3 हो जाएगा। अगर हम फिर से 6 का एलसीएम लेकर के ऊपर गुणा करेंगे तो हमें फिर से यही वाली समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, तो बेहतर होगा हम इसको ऐसे ही कर लें। अब ये देखिए क्या कह रहा है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ने के बाद अब ये कह रहा है कि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 429। तो हम इक्वल किसके लगा देंगे, हम बराबर लगा देंगे 429 गुणा 3, क्योंकि ये 429 क्या है, औसत है, तो औसत का हम संख्याओं से गुणा करेंगे तभी तो टोटल मिलेगा। तो इसको हम इक्वल लगाएंगे, 6 3 9 2 11x हो जाएगा, बराबर 429 गुणा 3। देखिए ज्यादा जल्दबाजी में आप सवाल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बेकार कर सकते हो, इसलिए 429 का कई लोगों ने तो गुणा भी कर डाला होगा। 11 से इसको काट लो यार, कट जाएगा, 11 तिया 11 निमा। ठीक है, तो x बराबर 39 तिया 117। ठीक है, 117 मिला। अब उसने क्या पूछा है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का डिफरेंस बताइए। पहली संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, दोनों के बीच का अंतर क्या है 4x है। ठीक है, एक 6x एक 2x, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 4x हो गया। तो 4x यानी कि 4 गुणा x की जगह 117 लगाएंगे, 17 चौका 68 यानी कि 468 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत टाइम भी लगता है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में, सभी प्रश्नों को चुनने में, तो क्लास को बहुत अच्छे से देखा करें और काफ़ी अच्छे से कोशिश की जा रही है आपको ठीक से पढ़ाने की, और आपका जो सपना है, आपका एम है, वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए कोशिश में लगे पड़े हम। तो अगला सवाल देख लेते हैं। आपका जो सपोर्ट हमें चाहिए उस सपोर्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहें तो और अच्छा रहेगा।
देखिए नवा प्रश्न है यहां पर, और नवा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 68 है, तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए अगर ऐसा सवाल दिया है और आप यहां पर देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 68। अब आप ये अगर हिसाब लगाओगे, और ये लगाना ठीक भी है, क्योंकि जो लोग सॉर्ट करते हैं वो इस चीज को सोचते हैं कि 68 बताइए कौन कौन सी संख्या का वर्ग का योग आ रहा है, क्योंकि 68 ही तो है, कौन सा बहुत बड़ा है, तो 68 ही तो है। तो इसके लिए अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे कि हम जोड़े 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अगर इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, किसका? 8 का और 2 का। चलो अच्छा, हाँ ठीक तो है, आ भी रहा है यहां पर, तो 8 और 2 का लग रहा है। चलिए दूसरा मेथड भी बताना पड़ जाएगा, इसका मतलब 8 और 2। ठीक है, 8 और 2 दो संख्या हो जाएंगी, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और इनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर यानी इन दोनों का जो अंतर है 6, और 6 का वर्ग क्या होगा? 36 है। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से 8 दूनी 16 हमारा यहां पर आंसर भी आ गया। और अगर इसी सवाल को हम कोई ये सोचेगा कि अगर मैं इसको नहीं ऐसे कर सकता, या सपोज कीजिए संख्या 68 से बड़ी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये अपनी जगह बहुत अच्छा मेथड था, लेकिन अगर मान लीजिए बेकार मेथड भी करना जरूरी पड़ जाता है कई बार, क्योंकि अगर आपको वो संख्या नहीं समझ में आ रही है, संख्या बड़ी दे रखी है, तो फिर क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप ये करोगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, कितना है? 68। ठीक है, x और y दो संख्या मान ली, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 68 है, और उनके अंतर का वर्ग बराबर कितना है? 36 है। अंतर का वर्ग बराबर 36 है। तो अगर इस स्क्वायर को हम इधर ले जाएं तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और इस तरह से ये 36 से कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा। तो पूछा है इसका गुणन बताइए, यानी कि x y का मान बताना पड़ेगा। तो आप एक फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? वैसे तो ये सही लिखा हुआ था, इतना ही रहने दो, तो हमें फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर हो जाएगा केवल 36, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको खोला ही तो है, तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 68। तो यहाँ पे 68 लगाएंगे, ये 2xy इधर चला जाएगा और ये 36 इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? 2xy बराबर, यहां से देखिए डिफरेंस इसका ले लीजिए, कितना बच रहा है? 2 3, 2 से इसको काट दीजिए, 16 हो गया। और हमें किसी और की जरूरत भी नहीं है निकालने की, हमसे तो xy पूछा गया था और xy का मान हमने यहां से निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अच्छा था, बढ़िया प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं। कई लोग तो जब ये सुनने में आया कि मेरे पास 3 गोलियां, भाई के पास 3 अधिक गोलियां हैं, सोचा होगा ये सवाल तो काफी कठिन है, ऐसा सवाल तो बहुत टफ हो गया। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन यहाँ पर ये आया हुआ प्रश्न है ये भी, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इतना इजी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस तरह का प्रश्न कभी इतना सिंपल हो सकता है, लेकिन सिंपल है अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपनी भाषा की वजह से, और संख्याएं जो दी हैं उसकी वजह से। देखिए मेरे पास x गोलियां हैं। ठीक है, मेरे पास x गोलियां हो गई, मेरे छोटे भाई के पास 3 गोलियां कम है, बड़े वाले भाई के पास 3 गोलियां ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्कुल मिडिल में हूं। मैं कहां पर हूं? मिडिल में हूं, यानी एवरेज बन रहा है। मैं कहां पर हूं? एवरेज में हूं। छोटे भाई के पास 3 कम, बड़े भाई के पास 3 ज्यादा, यानी मैं मिडिल में हूं। और ये कहा गया है कि यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो 15 को डिवाइड बाई 3 करोगे, यानी मेरे पास 5 है। और यही पूछा है कि बताओ भाई मेरे पास कितनी गोलियां हैं। ठीक है, एकदम सिंपल प्रश्न था, आया हुआ प्रश्न है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने एग्जाम में दिया भी हो, या फिर कई लोगों के पास ऐसी बुक हो जिसमें ये दे रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए यहां पर हर टाइप का प्रश्न लेना जरूरी था, तो हमने यहां पर एक ये भी प्रश्न ले रखा है। भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 36 है तो वह भाज्य ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो, यह पूछा गया है। तो देखिए कभी भी जब हम किसी सवाल को करते हैं तो उन सब में क्या होता है, हमारे पास भाजक की जरूरत होती है और भागफल की जरूरत होती है, शेषफल होता है और एक होता है भाज्य। ये क्या होते हैं एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए
जैसे हम कभी किसी संख्या को, सपोज कीजिए हमने 21 को 8 से भाग लगाया, तो 8 से भाग लगाया यानी कि ये हो गया भाजक। ये क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है, तो ये भाजक हुआ। जैसे गाड़ी चलाने वाला चालक होता है, ऐसे भाग देने वाला भाजक होता है, तो ये हो गया भाजक। और ये भाजक जब हम इससे भाग लगा रहे हैं तो 8 दूनी 16, यहां पर ये क्या आया, भागफल आ गया। कितना आया, भागफल। और इसके बाद शेष क्या बचा, 5। और ये शेष तो सभी लोग जानते हैं कि ये शेष होता है यहां पर, तो फिर बचा क्या यहां पर, भाज्य। उसको समझ लेते हैं। जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं वो भाज्य होता है। तो यहां से कंडीशन बन जाती है। कंडीशन क्या बन जाती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो 8 दूनी 16, 16 और 5 अगर करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और हमें बनाने की आवश्यकता है इसको। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी, थोड़ी देर और लिखे रहने देता हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, जो कंडीशन हमें दी है, शेषफल कितना है, 36 है। शेषफल कितना है, 36। कहा जा रहा है कि शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। भाजक जो है वो भागफल का तो 12 गुना है। अब भागफल हमारे पास है ही नहीं, लेकिन शेषफल का ये 5 गुना है। तो अगर शेषफल 36 है तो इसका 5 गुना 180 हुआ, और ये क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला है उन्होंने कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। अगर ये भागफल का 12 गुना है तो 180 को आप 12 से भाग लगा दो तो मिल जाएगा 15। यानी यहां पर भागफल क्या होगा, 15 होगा। और 15 से भाग लगाने पर 15 से 12 में जब भाग लगाएंगे, सॉरी गुणा करेंगे, क्योंकि 12 गुना कह रहा है ना, इसका 12 गुना क्या है, भागफल है, तो यहां पर 180 आ जाएगा। तो ये फालतू का जितना था उसको हटा लेते हैं। और यहां से भाज्य हमसे पूछा गया है, तो भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या रहेगा, शेष। ठीक है, अब देखिए सभी में लास्ट में 6 आ रहा है, तो इतना आसान नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। कर लीजिए और बता भी दीजिए कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना काम तो आप सभी लोग कर भी सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं भाई बहुत जल्दी से। अगला प्रश्न है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 तथा 4 बचता है। यदि उसी संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए तो क्या बचेगा। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करना है, सीधा सीधा समझते हैं और समझ में आ भी जाएगा। कोई संख्या हमने x मान ली और उस संख्या को उत्तरोत्तर भाग देना है। उत्तरोत्तर का मतलब है जो भी भागफल आए उसमें फिर से भाग देना है। ठीक है, तो x एक संख्या थी और इस संख्या को जब हमने 7 से भाग दिया, देखिए उत्तरोत्तर 7 तथा 8 से भाग देना है। पहले 7 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया, 5 आया। अगर 5 शेषफल आया तो कुछ ना कुछ तो भागफल आया ही होगा, और वो भागफल हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, भागफल यहां पर लिखेंगे। और जब इतना शेष आया, ये भागफल था, अब क्या होगा, जब 7 से भाग लगाया तो भागफल ये आया, शेषफल ये आया। लेकिन उत्तरोत्तर कहाँ है, मतलब अगली जो संख्या आएगी, जो भागफल आएगा, उस भागफल को हम किससे भाग लगा देंगे, 8 से भाग लगा देंगे। और उस समय 8 मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, अगर उसी संख्या को, कहने का मतलब इसी संख्या को अगर हम किससे भाग लगा दें, 3 से भाग लगा दें, तो बताइए क्या शेष आएगा, ये पूछा गया है। तो अब देखिए फाइनली हमारे पास यहां पर भाजक मतलब जब इसमें भाग लगाया ये भागफल आया, लेकिन जब इसमें भाग लगाएंगे तो भी तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो वो भागफल यहां पर नहीं दिया है। देखिए कुछ सवालों में दे भी रखा होता है, शायद मैंने इसी सीरीज में एक सवाल आगे लिया है जिसमें भागफल दिया होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप यहां पर क्या मानोगे, 1 मानोगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है, आप 1 मान लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको। हाँ, अब देखिए वो संख्या हमें निकालनी है, यानी x निकालना है। x निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 22 चाहिए, और 22 निकाल लेंगे अभी हम, सारा कुछ है हमारे पास। भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, 8 एकम 8 और 4 12। जब 22 का मान 12 आ गया तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष आप फिर से लगा सकते हो। 12 सत्ते 84 और 5 89 हो जाएगा। अब 3 से हम काटेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 आएगा, और चलिए खैर कर लीजिए, वरना तो 87 कटता है, 2 ही शेष आएगा। लेकिन 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 9 आ जाएगा ऊपर से, तो 3 नेम 27, यानी कि 2 यहाँ पर शेष मिल जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है,
तो अच्छा प्रश्न था। और इसके बाद जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, पहले आप इसको ठीक से समझ लीजिए। करना क्या था, उत्तरोत्तर भाग देना था। एक संख्या मान ली, 7 और 8 से भाग लगा दिया, शेषफल ये आ गया, इसको y मान लिया और यहाँ पर 1 मान लिया। भाजक गुणा भागफल प्लस शेष करके y की वैल्यू निकाली, फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष करके x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, जिसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मुझे सारे प्रश्नों को ख़त्म करना है। क्लास तो लंबी होगी ही, लेकिन होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। देखिए 13 नंबर यहाँ पर है, किसी संख्या में हमें फिर से वही भाग देना है। कैसे, 5, 7 और 11 से भाग देना है, तो शेषफल 3, 1 और 10 आता है। तो अंतिम भागफल देखिए इन्होंने दे रखा है, कितना है, 114। तो आंसर भी बड़ा सा आ रहा है, देखिए आ भी रहा है बड़ा सा। तो 114 इन्होंने आंसर यहाँ मतलब भागफल दिया हुआ है अंतिम। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर अंतिम भागफल ना दिया हो तो आप 1 मानोगे, लेकिन अगर दे रखा है तो फिर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर y मान लीजिए, यहाँ z मान लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, आंसर भी तो बड़ा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपको इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में आपको 114 का 11 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 10 करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये प्लस करना है, y की वैल्यू आएगी और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ये जोड़ना है, तब जाकर के x की वैल्यू आएगी और वो आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो देखिए 114 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहीं पर लिख लेंगे 11 चौका कितना हुआ, 44। और यहाँ से 4 बच जाएगा हासिल का। फिर 11 एकम 11 और 4 15, हासिल का 1 बचेगा। 11 एकम 11 और 1 12। इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो ये 54 से कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 7 का इसमें गुणा करके +1 करेंगे। अब y को भी यहाँ से हटा लेते हैं, तो 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा और 7 छक 42 और 2, 7 छक 42, 2 44, हासिल का 4 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल का फिर से 1 हो गया। 7 एकम 7 और 1 8, ये वाला 1 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 48 से हो जाएगा 49। ठीक है, और इसके बाद इसमें 5 का गुणा करके फिर 3 जोड़ना है, तो ये काम भी यहाँ पे कर ही लेते हैं। 5 निम 45 का 5, 5 चौका 20 और 4 24, हासिल का 2 रह गया। 5 अट्ठे 40 और 2 हो जाएगा 42, फिर 4 हो गया और 5 अट्ठे 40 और 4 44। और ये वाला 3 हमें और ऐड करना पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा गलती मत कर देना, 45 ही लगा दो, लेकिन 45 तो दिया भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 44 248 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे करेंगे। और इसके बाद हम फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर विभाजकों का क्रम पलटने वाला सवाल है। तो एक संख्या हम फिर से मान लेते हैं, ये वही सवाल लग रहा है जो हमने पहले अभी किया था, बस उसमें विभाजकों का क्रम पलट दिया है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये कोई एक संख्या हुई x और इसको हमने 7 से भाग लगाया, एक बार 8 से लगाएंगे, शेषफल 5 और 4 आएगा। यहाँ y मानेंगे, यहाँ 1 मानेंगे। अभी पिछला वाला सवाल था, ये 1 से पहले वाला सवाल था। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे, तो अभी हमने क्या निकाला था, 89 निकाला था। फिर उसने क्या बोला है कि उसी 89 को बाबू फिर से भाग लगा दो, लेकिन इस बार क्या करना है, विभाजकों का क्रम क्या करना है, पलट देना है। इस बार 7 8 नहीं 8 7 रखा जाएगा, 8 7 के हिसाब से करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, कट गया पूरा। तो फिर ये ऊपर से आ जाएगा और इसमें हम 8 एकम 8 फिर से काट लेंगे और क्या शेष आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। फिर से देखिए क्या करेंगे, 7 एकम 7 और यहां से कितना शेष आएगा, 4 आएगा। तो 1 4 वाला आंसर हो गया। एक बात और समझ लो, यहां पर देखो अंतिम भागफल नहीं दिया था, लेकिन क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि जब ना दिया हो तो हम 1 मान के काम चला लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न, इस टाइप के जो प्रश्न थे उत्तरोत्तर वाले, ये हम यहां तक कर चुके हैं। फिर और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए बहुत जल्दी है मुझे क्लास को खत्म करने की। आप लोग तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन बहुत लंबी क्लास हो गई तो ठीक नहीं रहेगा। चलिए इन सवालों को, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बस थोड़े से सवाल और बचे हुए हैं। 15 नंबर है। कितना टाइम हो गया लगभग, कोई बात नहीं, 1 घंटे से पहले निपटा लेंगे यार। चलो, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है इसलिए रख दिया। बहुत सिंपल है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। अगर ऐसा कहीं सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, गुणनफल
और योगफल दोनों दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या वाला आंसर यहां पे आप ले लेना, वही आंसर सही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, संख्या जो भी दी है, मान लीजिए x और y दो संख्याएं हैं, अगर उनका व्युत्क्रम करेंगे, देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट यानी 1/, तो अगर हम उनका 1/, करके अगर उनको जोड़ेंगे, जैसा कि कहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग बताइए, तो अगर जब इसको करेंगे तो x y यहाँ पे एलसीएम आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x, तो ऊपर क्या आना है x प्लस y, वो आपको पहले से दे रखा है, x y वो भी आपको पहले से दे रखा है, तो क्या करना है, हमेशा आपको क्या करना है, योगफल बटे गुणनफल लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है और गुणनफल दिया है, व्युत्क्रम का अंतर पूछ लिया है, तो क्या करेंगे, अंतर बटे गुणनफल। ठीक है, 7 बटे 144 वाला कोई आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला मिल जाएगा हमें। अगर योगफल दिया है तो योगफल बटे गुणनफल करेंगे, और अंतर दिया है तो अंतर बटे गुणनफल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग बताइए। यह सवाल अच्छा हो सकता है। देखो इस सवाल को, एक तो इसका मेथड बन जाएगा कि अगर हम इस तरह से करें कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल बराबर 336 है और उनका योगफल यानी x प्लस वाई बराबर हमें बताना है, तो यहां से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है, अगर उसे हम लगाएं तो हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, यहां से अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल का हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इस सवाल का एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। जिसको डिटेल में करना है ये फॉर्मूला लिख सकता है, कर लेगा। ठीक है, चलिए इसे हटा दिया हमने। ये देखिए सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो देखिए अगर योगफल 21 मान लिया जाए कि 21 सही है, सपोज पहले आंसर से चलेंगे, अगर 21 मान लिया जाए तो हम वो संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं सवाल में, दो संख्याओं का अंतर 5 है, वो संख्याएं क्या होंगी जिनका योगफल 21 अगर हम माने और उनका अंतर 5 हो, तो क्या करेंगे, 21 में से भाई पहले हम 5 घटा लेंगे, बचेगा क्या, क्या बचेगा, 16। तो 16 में 8 और 8, लेकिन एक 8 में 5 जोड़ दो जो अभी अंतर था, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, तो एक हो जाएगा 13। अब देख लीजिए क्या 13 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करें, सॉरी 13 और 8 का स्क्वायर नहीं है, उनका गुणनफल 36 है। अगर हम इनका गुणनफल करें क्या 336 आएगा, नहीं आएगा, 3 8 24, लास्ट में 4 आएगा यहां से, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सी नंबर पे, तो सी को चेक करते हैं। क्या करेंगे, इसमें से पहले तो 5 घटाएंगे, फिर उसे आधा करेंगे। ठीक है ना, तो जब इसमें से 5 घटा लेंगे तो आधा होगा ही नहीं पूरा पूरा, ठीक से आधा नहीं होगा, तो फिर ये आंसर नहीं बनेगा। अब आ जाओ 37 पे। 37 है तो 37 में क्या करेंगे भाई, 37 में हम करेंगे पहले तो 5 घटाएंगे, क्योंकि 5 का अंतर बता रहा है, 5 घटाने पर बचेगा 32, तो 32 को आधा करेंगे 16, और एक बार 16 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 और 16 का गुणा करके देखेंगे, 6 कम 6, हिसाब तो बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सवाल आपका यहां पर आपको मिल गया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, 21 और 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 336 आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 दूनी 32 लगभग वही है, आंसर हो गया। और अगर किसी को लग रहा है ना ये वाला सही हो सकता है, तो चेक कर लो, इसमें से 5 घटा लो, 5 घटाने पे क्या आएगा, 46, और 46 के हम जब 2 टुकड़े करेंगे तो 46 के 2 टुकड़े करने पे आएगा 23, और भाई 23 का मल्टीप्लाई, अगर आप 23 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है वहां तक नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया, अच्छा सवाल था, और इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ा जाता है तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिल जाती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। देखिए जबरदस्ती से बनाया हुआ सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सवाल का कोई सटीक मेथड नहीं होता, हमें समझना पड़ता है। ठीक है, हमने पहले कितने प्रश्नों को कर रखा है, किस किस टाइप के प्रश्न को करा है, ये सारी चीज यहां पर होती है। ये मेंस में आने लायक सवाल है, और ऐसा सवाल मुझे लगता है कि एसआई का लेवल तो है,
ऐसा ही लेवल पे ऐसा सवाल बनता है, ठीक है, इसलिए यहां पर रख दिया। तो देखिए 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ा जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिल जाती है। ऐसी संख्याएं कितनी संभव हैं? तो ये देखिए ऐसी संख्याएं जो हैं, अब वही बात है कि इसका जब कोई मेथड नहीं है तो इसका आंसर ही मुझे बताना पड़ेगा, प्रूफ करके देना पड़ेगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक संख्या तो यहां पर बनेगी 13, एक संख्या बनेगी 13 और 13 में अगर हम 18 जोड़ दें तो ये बनेगी 31, यानी कि उत्क्रमित अंक भी हो गए और ये भी अभाज्य थी और ये भी अभाज्य है, ठीक है। और इसके बाद अगली अगर कोई संख्या बनेगी तो इसमें बनेगी 79 और 79 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो ये 97 बनेगा, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो ये एक ऐसा सवाल है, इसका कोई मेथड नहीं हो सकता, ये आपको बस करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप कितने सवाल आपने कर रखे इससे पहले, इस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहां से इसमें 2 ही जवाब रहेगा और ऐसे सवाल का जवाब थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कि इसमें 2 ही हैं, हो सकता है हम बहुत सारी संख्याओं में से और जोड़ घटा के ढूंढते रहें और लेकिन मिलता है नहीं मिलता है, ये एक अलग बात है। तो प्रश्न एक ऐसा था, ऐसे इस टाइप के प्रश्न ऐसा ही लेवल के लिए होने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर रख दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं क्या है सीरीज में। चलिए एक सवाल हमें मिला, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, एक संख्या है 2 अंकों की, ठीक है, और क्या बोला है उसने, 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों के योग का 4 गुना है जबकि अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। तो देखिए इसको भी आप गैस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात इसलिए मुश्किल होगा, उसने क्या कहा है, उनके बीच का अंतर पूछ लिया। कहने का मतलब जो दशम स्थान और प्रथम स्थान पर है, दशम और प्रथम का मतलब है इकाई और दहाई, तो इकाई दहाई पर जो संख्या है उसके बीच का डिफरेंस बताइए। भाई डिफरेंस पूछ रखा है, अगर संख्या भी दी होती तो हम हिसाब लगा के बता देते अभी कि ये वाली संख्या हो सकती है इसमें। तो यहां पर आपको इस सवाल को थोड़ा आप डिटेल में चाहें तो आप डिटेल में चले जाइए, क्योंकि ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। ऑप्शन में अगर संख्या दी होती तो हम कर लेते, मान लीजिए उन्होंने 36 दिया होता है यहाँ पर तो हम कर लेते, 48 दिया होता कर लेते, या फिर 24 दे रखा होता कर लेते। देखिए इन्हीं में से आंसर आपको मिल भी जाएगा। क्या था, अगर चलिए हम एक बार इस तरह से देखते हैं कि बाई चांस उन्होंने एक ऐसा सवाल हमें दे दिया एग्जामिनर ने जिसमें संख्या पूछ ली तो क्या करेंगे। तो 18 दिया है तो हम क्या करेंगे, 18 अगर दिया है तो हम ये करेंगे कि इनके अंकों का योग कितना है 9, तो क्या ये योगफल का 4 गुना है? नहीं है, ये तो दुगुना है, तो ये नहीं हो सकता। अब आ जाओ 48 पे, इसके योगफल कितना हुआ 12, तो 12 का ये कितना है 4 गुना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके गुणनफल का 3 गुना, तो 4 अट्ठे 32, क्या ये 32 का 3 गुना है? नहीं है, तो फिर ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब हम अगले आंसर पे जाएंगे, 3 और ये 36 हुआ, 3 6 9, 9 का देखिए ये 4 गुना हो जाएगा और 3 छक्का 18, 18 का ये 3 छक्का 18 दुगना 3 गुना का है ना, गुणनफल का 3 गुना, 3 छक्का 18 और 18 का 3 गुना भी नहीं हो रहा है, तो 24 पे जाएंगे। चलिए ये देखिए इनका योगफल कितना रहा 6 और 6 का देखिए 4 गुना है और इनका गुणनफल कितना हुआ 8, 8 का ये 3 गुना है। देखिए आंसर 24 यहां से बनेगा, लेकिन आंसर तब बनेगा जब सवाल में उन्होंने संख्या पूछी हो। लेकिन हमसे क्या पूछ लिया, उसका अंतर बताइए, यानी कि अंतर फिलहाल यहां पर 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अंतर आप यहां पर जो आंसर है वो फिक्स हो गया, इतना आएगा। लेकिन ये जवाब तो हमने अपनी तरफ से ले लिए थे जो कि पता थे कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर ये सवाल में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, मान लीजिए 10x + 22 है पूरी संख्या 2 अंकों की, और उसके अंकों का योग कितना है, अंकों का योग है उसका x + 22, उसका ये कितना बनेगा 4 गुना, और अंकों का गुणनफल क्या है xy, और xy का ये कितना गुना रहेगा 3 गुना। देखिए 3xy यहां पर लिख देते हैं, इस तरह से रहेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक समीकरण बनानी पड़ेगी, ठीक है। जवाब तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन यहां से एक समीकरण बनानी पड़ेगी आपको, और एक दूसरी समीकरण इन दोनों से ही बनानी पड़ेगी। उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इतना काम तो कर ही सकते हो।
आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। आगे एक प्रश्न और रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें मुझे आपका कमेंट चाहिए। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 गुना और अंकों के गुणनफल का 3 गुना के समान है, वो संख्या बताइए। अच्छा, वही सवाल यहां पर दे दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, 24 हम कर चुके, इसको आगे बढ़ जाते हैं। अब अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि क्लास भी एंड होने वाला है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो फिर बेहतर लगा। बहुत अच्छा। चलिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह का प्रश्न भी 2017-18 यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। ऐसा प्रश्न एक आया हुआ था और देखिए यहाँ पर रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि 5A7 में 335 जोड़ने पर जो परिणाम आता है वो 8V7 आता है। ठीक है, 8V7 आ जाता है, तो 8V7 प्राप्त होता है। आगे क्या बोला है? 8V2 संख्या 3 से विभाजित हो। 8V2 कैसे हो गया? यहाँ पर 8V7 होना चाहिए या 2, और इनको हम जोड़ रहे हैं ना, तो 7 5 12 यानी 8V2 होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा ये 8V7 प्राप्त होता है, वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर 8V2 होना चाहिए था। ठीक है, ये 8V2 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 8V2 आता है, और जो 8V2 आता है वो 3 से विभाज्य है। सवाल का मतलब ये होना चाहिए था यहाँ पर। और देखते हैं इसमें क्या आंसर रहेगा। चलिए, तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब हम ऐसे सवाल को चेक करने के लिए जहां पर A B इनकी वैल्यू हमें वहां पर पुट करनी होती है, तो ऐसे सवाल को चेक करने के लिए हम इधर से चलते हैं। यहां से देखते हैं 5 और 3 8, यानी कि हिसाब क्लियर है। पिछला वाला हिसाब हमें यहां पर नहीं लगाना है, पिछला वाला उधार जो है वो यहां पर हिसाब में नहीं लगाना है। ये बात हम यहां से फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से फिर चलेंगे। तो 7 5 12 का 2 हासिल का 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया, तो 1 और 3 तो हो गया 4। अब 4 में कुछ जोड़ोगे और कुछ आएगा। 4 में कुछ जोड़ना भी है और कुछ आएगा भी। तो ये कह रहा है कि A का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अब देखिए सीधी सी बात यह है, इधर का हिसाब किताब 0 है। ठीक है, इसका मतलब हम मैक्सिमम यहां पर क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। B का मान ज्यादा से ज्यादा 9 रख सकते हैं। ठीक है ना, B का मान ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1 और 3 4, और 4 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो आंसर मिलेगा 5। लेकिन 5 यहां पर है नहीं, इसका मतलब 5 से जस्ट छोटा वाला मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, और एक दूसरी बात, और ये अभी भी जरूरी नहीं है कि ये आंसर आ जाए। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि एक बात अभी तक हम यहां पर भूल के चल रहे हैं। हमने सीधा इसको जोड़ना शुरू कर दिया। उसने बोला था कि 8V2 जो संख्या है ये 3 से कटने वाली है, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब 10 में हम क्या जोड़ें? देखिए 10 में अगर हम यहां पर जोड़ लेते हैं, अगर देखिए अधिकतम की बात करें तब तो हम यहां पे 8 जोड़ लेंगे। ठीक है ना, अधिकतम की बात करें तो क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। और अगर अधिकतम की बात हो रही है तो फिर 8 ही जोड़ना पड़ेगा। तभी तो 8 तो 10, 10 में ज्यादा से ज्यादा हम 8 जोड़ सकते हैं, और ये 18 हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से कटने का नियम यही होता है, संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो यहां पर 8 जोड़ने पर ही मैक्सिमम बनेगा, और 8 जोड़ने पर अगर बनेगा तो B का मान 8 रखोगे, तो 3 और 1 4, 4 में कितना जोड़ोगे कि 8 आ जाए। तो A का मान मैक्सिमम क्या हो सकता है? फिर 4 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है। यही आंसर होगा। हालांकि A के मान इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर देखिए 8V ये 10 हो गया ना, तो 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन 2 जोड़ने से तो बनेगा नहीं, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 2 हो जाए। हिसाब भी क्लियर है आगे का। तो इसका मतलब यह है, यहां पर हम 5 भी जोड़ सकते थे, और यहां देखिए 1 आ जाता, A का मान 1 आ जाता। 5 लिख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 10 5 15 होकर के ये 3 से कट भी जाता। तो हमें मैक्सिमम क्या करना है? 8 जोड़ना है, क्योंकि इसको हमें अधिकतम वैल्यू उसकी लानी। जब B का मान अधिकतम होगा तभी तो हमने A का मान अधिकतम लगाया होगा। तो A का मान अधिकतम क्या रहेगा? 4 रहेगा। बहुत ही बेहतर सवाल है। अगर समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर से समझ लीजिए। तो अगला जो सवाल है देखते हैं क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2010, बहुत पीछे चला गया मैं, उस भर्ती में इस तरह का प्रश्न आया था। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको बदल दिया है। 2 की पावर 30 का 2 गुना कितना होगा,
ये पूछा जा रहा है और आपका इन चारों में से ही कोई एक जवाब है। इतनी हिंट तो मैंने आपको दे ही दी। तो आपको क्या करना है, इसका जो जवाब रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है। तो एक लंबी सी क्लास थी, लेकिन उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट सवालों का इसमें कलेक्शन रखा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट किसी क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।